आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। और सबसे पहले बात तुर्की और सीरिया की। दोनों ही देशों में 5वें दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक हजारों लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी तलाश में सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं। और जानकारी के मुताबिक अभी तक इस विनाशकारी भूकंप में 21,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि घायलों की संख्या करीब 64,000 बताई जा रही है। भूकंप से हुए इस विनाश के बीच तुर्की के कुछ शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तुर्की से लेकर सीरिया तक मलबे के बीच जिंदगी की तलाश में जुटी ये टीमें बिना रुके बिना थके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देवदूत बनकर पहुंचे ये जवान अब तक सैकड़ों लोगों को काल के पंजे से छुड़ाकर नई जिंदगी दे चुके हैं। इंसान ही नहीं, मलबे में दबे पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को भी ये रेस्क्यू टीमें बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ये वीडियो देखिए, जिसमें तुर्की के अलग अलग इलाकों में इन बेजुबानों को भी सकुशल बचा लिया गया। हालांकि अभी भी भूकंप की चपेट में आए तुर्की के 10 शहरों में कई लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिनकी तलाश के लिए इमारतों के मलबे को क्रेन, ड्रिलिंग मशीन और बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है, ताकि अगर मलबे के बीच कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसे भी किसी तरीके से बचा लिया जाए। निराशा से निरंतर जंग लड़ती आशा, ये स्थिति है इस समय नूरदागी में। ये जितने भी इमरजेंसी रेस्क्यू वर्कर्स हैं, इन्हें उम्मीद है कि इस बिल्डिंग के मलबे में शायद कोई जीवित है। कुछ आवाज आ रही थी और उसी आवाज की तलाश में एक व्यक्ति अंदर गया है पूरे मलबे को हटा के। बहुत भारी मलबा है, सेना की मदद ली जा रही है उस मलबे को हटाने के लिए, ताकि हाथों से मलबे को हटाया जाए और पूरी एक ह्यूमन चेन एक तरह से बनाकर मलबे का एक टुकड़ा उठा के एक आदमी पीछे देता है, वो और पीछे देता है और ऐसे मलबे को पीछे हटाया गया। और अगर आप आसपास देखें तो कई 100 की संख्या में इस समय यहाँ पर लोग आ गए हैं मदद करने, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि उसे आवाज आई। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहां लगाई गई थी, सारी मशीनें रोक दी गई हैं बिल्डिंग के इस हिस्से में। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में भारी मशीनें अभी भी चल रही हैं, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि यहां पर हाथ से मलबा हटाकर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को बचाया जा सके। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से भेजी गई राहत टीमें भी भूकंप पीड़ितों की मदद में जुटी हुई हैं। तुर्की के नूरदागी इलाके में जैसे ही इस 6 मंजिला इमारत के मलबे में लोगों के दबे होने की सूचना मिली, एनडीआरएफ टीम फौरन एक्शन में आ गई और उसके जवानों ने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में एनडीआरएफ टीम के साथ भेजे गए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। नूरदागी टर्की में भूकंप से बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित एक इलाका है और भारत की एनडीआरएफ की टीम इस समय मलबे में जीवन को बचाने की, तलाशने की कोशिश कर रही है। आप यहां देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, ये 6 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, पूरी तरह से धराशायी हो गई थी, लेकिन उम्मीद यह है कि इसमें कुछ लोग दबे अभी भी हो सकते हैं और परिजनों को कहना है कि कुछ आवाजें अंदर से आ रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, बेहद कठिन है ये काम, उन्हें ये टास्क दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी भूकंप में घायल हुए लोगों का इलाज कर रही है। इन घायलों में 6 साल की नसरीन भी शामिल है, जिसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट लौटाई भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने। एक तरह से एक नया जीवन दान यहाँ पर मिल रहा है उन लोगों को जो अस्पताल लाए जा रहे हैं। और नसरीन तो मिसाल इसलिए भी बन गई है क्योंकि न केवल भारतीय डॉक्टर बल्कि तुर्की के डॉक्टर, टर्की के डॉक्टर्स जो यहाँ हैं, वो कह रहे हैं कि ये लड़की जब से आई है मुस्कुरा रही है और इसको देखकर और लोगों का मनोबल भी ऊंचा हो रहा है। हालांकि हर कोई नसरीन के जैसा खुशनसीब नहीं होता। अब ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तुर्की के इस इलाके की सूरत भूकंप ने बदल कर रख दी। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं।
और इनसे शवों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। रिहायशी इमारतों के अलावा भूकंप से तबाह हुई सड़कों और रेलवे ट्रैक्स को भी ठीक करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इस काम में इंजीनियर्स और मजदूरों की भारी भरकम टीम को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जा सके। लेकिन राहत और बचाव के इस अभियान के बीच तुर्की के कुछ शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। शहरों की सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। दर्जनों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। इन हालातों से लोगों को बचाने के लिए राहत टीमों को मैदान में उतरना पड़ा, जो सड़कों से मलबा हटाने के साथ साथ लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने में भी जुटी हैं। भूकंप के बाद बाढ़ के इस संकट को देखते हुए तुर्की के आम लोग भी बढ़ चढ़कर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई खाने पीने की चीजें दे रहा है, कोई कपड़े और कोई दवाइयां। मदद के नाम पर जुटाई जा रही इस राहत सामग्री को जल्द ही ट्रकों में लादकर जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाएगा। इन सब के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों से लगातार राहत सामग्री तुर्की और सीरिया तक पहुंचाई जा रही है। कोशिश बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचा ली जाएं। तुर्की से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें भेजी गई हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एनडीआरएफ की ये महिला सदस्य किस तरीके से वहां पर अपने मिशन को अंजाम दे रही हैं, इसी सिलसिले में मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने उनसे बात की। बात चाहे भारत तिब्बत सीमा की हो या फिर टर्की में डिप्लॉयमेंट की, भारत की नारी शक्ति आपको दोनों ही जगह दिख जाएगी। और इस समय मेरे साथ एनडीआरएफ की 5 महिला रेस्क्यूअर्स हैं जिन्हें तैनात किया गया है टर्की में। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शिवानी अग्रवाल भी हैं। मैम, आप आईटीबीपी में भारत तिब्बत सीमा पर तैनात रह चुकी हैं। टर्की में आपका क्या ऑपरेशन है? सबसे पहले तो हम आईटीबीपी से हैं और आईटीबीपी में हमें फिजिकल फिटनेस किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारा बेसिक काम था वहाँ पे वो बॉर्डर गार्डिंग का था। तो वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आप एक दुश्मन से अपने देश को सुरक्षित रखते हो। बट वहीं जब हम एनडीआरएफ में आए तो एनडीआरएफ में हमारा काम एकदम दूसरा था। यहाँ पे हमारा काम है लोगों को बचाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें लोगों की, जब हम हेल्प करते हैं, उनको बचाते हैं, तो दोनों ही चीजों में बहुत अंतर है। किस प्रोविंस में और कहाँ आप अभी यहाँ डिप्लॉयड रह चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में? सर, यहाँ तो जगह का तो हमें नाम नहीं पता, लेकिन हम 2-3 बिल्डिंगों का साइट अलग अलग चेंज करते रहे। जहाँ हमारा तो पहले ट्राइज होता है, उसमें अगर लाइव विक्टिम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे लिए लाइव विक्टिम को पहले बचाने का हम काम करते हैं। उसके बाद से जो डेड बॉडी हो उसको भी हमारे जैसे अपनी फैमिली जैसे हम ट्रीट करते हैं। और सेफ हम चाहते हैं कि सब सेफ हो जाए। और हमें चैलेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि पब्लिक बहुत सारी हाहाकार मची होती है ऐसे में, तो उनके अभी हमें सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर तुर्की में क्या वो हाहाकार वाली स्थिति रही है जब आप डिप्लॉयड थे, या लोग आपको देखकर और कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत दुखी है इस समय लोग यहाँ? बेसिकली सर, यहाँ जब आए कल हम ऑपरेशन में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। वो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे तो वो उनकी कोई ना कोई रिलेटिव्स उसके अंदर फंसा हुआ था, तो वो हमें कोऑपरेट कर रहे थे कि आप लोग जाइए और उसको निकालिए। ऐसा नहीं, वो उनके लोग जा रहे थे, उनको इतना नहीं इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए बेसिकली वो बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग उनको सेफली निकाले। वो लोग तो बुलडोजर से निकाल रहे थे, तो इसलिए उनको हम पे ज्यादा भरोसा था। और महिलाएं भी हमें मिलती हैं, वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम उनकी लैंग्वेज भले ही नहीं समझ पाते, लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते हैं। वो हमें थैंक यू के सहारे से इस तरह की बातें करती हैं, हमें थैंक यू बोलती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो संवेदना की बात अगर हम करें तो संवेदनशील होकर यहाँ पर भारत की टुकड़ियां काम कर रही हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद करेगा। और यही एक वजह है कि अब तक एयरफोर्स के 5 C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल भी वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र पॉल से खास बातचीत की मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने। भारत किस तरह से मदद कर रहा है टर्की की, उसके बारे में बात करने के लिए टर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल हमारे साथ है। डॉक्टर पॉल, किस तरह की मदद की जरूरत है टर्की को? भारत किस तरह से मदद कर रहा है इस समय?
जब समाचार मिला इस ट्रेजेडी का तो भारत सबसे पहले मुल्कों में से था जिन्होंने अनाउंस किया सहायता, ह्यूमैनिटेरियन सहायता तुर्की को इस डिफिकल्ट मौके पे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हर संभव सहायता दी जाएगी तुर्की को उनकी मदद के लिए। और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि 12 घंटे के भीतर हमारा पहला C-17 जहाज़ एयरबोर्न हो गया था, जिसमें हमारी NDRF की एक्सपर्ट्स की सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स थे और जिन्होंने काम शुरू किया। आके अब तक 5 C-17 जहाज़ तुर्की आ चुके हैं। अच्छा, और टर्की ने भारत से किस तरह की मदद मांगी है और आने वाले समय में क्या इस मदद को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है? ये जो जानकारी आ रही है कि जितने लोगों के बारे में, चाहे उनकी मृत्यु के बारे में या घायलों के बारे में, इस समय अगर आप देखें इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का स्केल, ये कहना बहुत मुश्किल है कि नंबर्स क्या होंगे। और क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, अलग अलग जो 10 प्रोविंस हैं जो अफेक्टेड हैं उनमें अलग अलग जगह सारे चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भारत की सहायता का सवाल है, हम पूरा रिस्पॉन्सिव रहेंगे। जो तुर्की के लोगों की मदद करने की ज़रूरत है उसमें हम रिस्पॉन्सिव हैं और हम रिस्पॉन्सिव रहेंगे। तो एक तरफ भारत सरकार तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रही है, दूसरी तरफ आम हिंदुस्तानी भी अब इन भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने आज दिल्ली में तुर्की के दूतावास पहुंचकर दर्जनों कंबल दान किए हैं ताकि तुर्की के राहत शिविरों में रखे गए लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए ये कंबल वहां तक पहुंचाए जा सके। हम यहाँ पे आए थे क्योंकि टर्की में जो अर्थक्वेक आया हुआ है काफ़ी उसमें लॉस हुआ है और काफ़ी फैमिलीज वहाँ डिस्प्लेस हुई हैं और मौतें भी काफ़ी हुई हैं। तो उसके लिए हम जितनी हेल्प कर सकते हैं अपने तौर से एक ह्यूमैनिटी के नाते वो हेल्प करने के लिए आए थे। क्या आप लोगों से हेल्प? हम यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट्स लेकर आए थे मेरे फ्रेंड्स सर्कल के दोस्तों की तरफ से। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ ब्लैंकेट्स सबने जितना किसी ने 10, किसी ने 5, 4, तो वो सारे मैं लेकर आया था यहाँ देने के लिए। चलिए खबरों के सफर को अब आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, जिसे अंतरिक्ष में एक और कामयाबी मिली है। इसरो ने आज सबसे छोटे SSLV रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है और इसी के साथ भारत को महंगे लॉन्च से भी आजादी मिल गई है। इसरो का ये SSLV D2 रॉकेट 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने में कामयाब रहा है और ये SSLV को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी। इसके पहले 9 अगस्त 2022 को पहली कोशिश नाकाम रही थी। इसरो ने आज ये उपलब्धि कैसे हासिल की, देखिए जरा। 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 US-07 on a bright sunny morning. इसरो के सबसे छोटे रॉकेट SSLV की ये सफल उड़ान है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में ये इसरो का एक नया कीर्तिमान है। पंद्रह मिनट की उड़ान में 3 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने किया कमाल। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इसरो का ये सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चला। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 US-07 on a bright sunny morning. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से आज सुबह 9:18 पर SSLV D2 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई, जिसे देखकर कंट्रोल रूम में बैठे इसरो वैज्ञानिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरा कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि 9 अगस्त 2022 को इस रॉकेट की पहली कोशिश नाकाम रही थी, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी
और गलतियों से सबक लेते हुए SSLV के दूसरे एडिशन की सफल लॉन्चिंग कर दिखाई। ये ISRO का सेकेंड अटेम्प्ट है SSLV को लॉन्च करने में। पहला अटेम्प्ट तो 9 अगस्त को हुआ था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, तो इस वजह से ये दोबारा ISRO ने अटेम्प्ट किया है इसको लॉन्च करने में, और ये पूरा का पूरा सक्सेसफुल रहा है, यही हमें बता रहे हैं ISRO के साइंटिस्ट ने। और इस मिशन के सक्सेस के बाद तो इंडिया ने एक और कदम आगे रखा है स्पेस के फील्ड में। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SSLV ने जो 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उनमें अमेरिका का Janus 1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप का आजादी सैट 2, इसरो का EOS 7 शामिल है। इसरो के मुताबिक SSLV D2 ने पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में 15 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद उसने सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में छोड़ दिया। SSLV का यही इंपॉर्टेंस है कि वो मिनी यानी माइक्रो सैटेलाइट्स को कैरी कर सकते हैं। तो आज सुबह 9:18 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D2 का लॉन्च हुई, और उस लॉन्च व्हीकल में 3 सैटेलाइट्स थे। लॉन्च होने के बाद ये तीनों सैटेलाइट्स को सही ऑर्बिट पे डाला गया था, और इस वजह से ISRO के साइंटिस्ट हमें ये बता रहे कि ये जो मिशन है वो पूरा ही सक्सेसफुल रहा है। इस कामयाबी पर इसरो चीफ S सोमनाथ ने पूरी टीम को बधाई दी। So congratulations to all 3 satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, जिसमें नया नाम SSLV की सफल लॉन्चिंग का भी जुड़ गया है। इसरो वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। बधाई देने वालों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट करके इसरो वैज्ञानिकों को बधाई संदेश भेजा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शिल्पी नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको इसरो के इस मिशन से जुड़ी एक और खास जानकारी देते हैं। SSLV D2 अपने साथ जो 3 सैटेलाइट्स लेकर गया है, उनमें आजादी सैट 2 उपग्रह को देश के ग्रामीण इलाकों से आने वाले 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है, और इनमें स्पेस किड्स के वैज्ञानिकों ने उनकी मदद की है। और इस सैटेलाइट का वजन 8.7 किलो है, और इस मौके पर सैटेलाइट को बनाने वाली 750 लड़कियों में कुछ ने SSLV D2 की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी इस पहली कामयाबी पर केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान इन बच्चों के साथ स्पेस किड्स इंडिया की CEO भी मौजूद थी, जिनको कुछ लोगों ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। और इस सैटेलाइट को बनाने वाली कुछ लड़कियों से बात की मेरी सहयोगी शिल्पा नायर ने। सैटेलाइट के बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? कैसे किया, कितने टाइम लगा आप लोगों को ये बनाने में? हमने सबसे पहले तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस हुआ, हमें उसमें सिखाया गया कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर एक पेलोड दिया गया था, उस पर हमने फिर कोडिंग की और फिर उस टेप को वापस भेज दिया गया। हाँ, और आप लोग एक 750 मेंबर्स थे इस ग्रुप में, सारे गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। वो कैसा था एक्सपीरियंस, साथ में मिलके काम करने का कैसा रहा था? बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भारत भर में 75 स्कूलों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में हमारा स्कूल था, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे आ गए। हमारा एक्सपीरियंस मतलब हमें लगा नहीं था कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, बट फिर भी टीचर्स की हेल्प से और स्पेस किड्स, बहुत खुशी हो रही है। तो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या? जैसे कि हमारे सर है, वो हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया था पहले भी प्रोजेक्ट्स में, और अभी भी हमको बहुत ज़्यादा, हम इस प्लेटफॉर्म पे आज आए हैं हमारी टीचर्स की वजह से। तो अभी यहाँ पर हमारा बस स्टॉप नहीं होगा, हम और इस फील्ड में आगे जाना चाहेंगे। जो जो प्रोजेक्ट्स आएंगे हम उसको क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसे कहे कि हमने जैसे अपने सीनियर से इंस्पायर हुए, हम आगे और 10 लोगों को इंस्पायर करें। आप कैसे मैनेज किया ये? बिकॉज आपको क्लासेस है, आपका स्कूल में क्लासेस है, अब इसके लिए भी आपको क्लासेस में जाना पड़ा था, तो कैसे मैनेज किया?
जैसे हम स्कूल में जाते थे, हमको स्कूल में पहले सर ने, हमारे टीचर्स जैसे हमारे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको पहले कवर कर लेते थे। तो हमने बहुत मेहनत की, तो हमारे सर ने हमारी टीचर्स से बात की, तो हम जैसे अपना मतलब अपने जो स्टडीज थी मेन हम उनको पहले कंप्लीट कर लेते थे और फिर हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको करते थे। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, क्योंकि 750 गर्ल्स है, आप लोग यूर अक्रॉस द कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत एक्साइटेड, बहुत थ्रिलिंग रहा, हमें बहुत मजा आया इस एक्सपीरियंस में। सब बहुत एक्साइटेड थे उस स्पेस को खुद देखकर, बहुत एक्साइटेड था ये मोमेंट। तो आज की तारीख में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो से ज्यादा भरोसेमंद स्पेस एजेंसी और कोई नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट से करीब 32 देशों के सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। शुरुआती दिनों में इसरो ने पहले रॉकेट के लॉन्च के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के वैज्ञानिकों ने पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाया था। 50 साल से कम वक्त में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं। कभी साइकिल से शुरू हुआ इसरो का सफर आज दुनिया के शीर्ष मुकाम पर पहुंच चुका है। अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने के इस सफर में भारत ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सफलताओं की इसी कड़ी में आज इसरो के सबसे छोटे SSLV रॉकेट की सफल लॉन्चिंग में भी जुड़ गई है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सफल लॉन्च की वजह से देश को महंगे प्रक्षेपण की प्रक्रिया से आजादी मिल गई है। अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो की कितनी बड़ी कामयाबी है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च के लिए भी PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि ये ही काम 6 गुना कम खर्च में SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए हो जाता है, क्योंकि SSLV रॉकेट के एक यूनिट पर सिर्फ 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने के लिए PSLV के बनने का इंतजार करना पड़ता था और इंतजार काफी महंगा पड़ जाता है। और यही नहीं बल्कि बड़े सैटेलाइट्स के साथ ही PSLV को असेंबल करके भेजना होता था, जबकि SSLV को तैयारी में PSLV की तुलना में काफी कम वक्त लगता है। SSLV का इस्तेमाल निगरानी और तस्वीरें खींचने वाली सैटेलाइट्स को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। PSLV की सबसे बड़ी खासियत भी ये है कि SSPO यानी कि सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को कवर करते हैं, जबकि SSLV की मदद से 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स भेजे जा सकते हैं। और यही वजह है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देशों का जोर छोटे सैटेलाइट्स पर ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र को मिली सुविधा और रफ्तार की सौगात की। महाराष्ट्र को आज 2 वंदे भारत ट्रेनों के साथ ही ये गुड न्यूज मिली है। ये ट्रेनें मुंबई से सोलापुर और मुंबई से शिरडी के बीच दौड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने मुंबई में इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और इन ट्रेनों के चलने से महाराष्ट्र के कई शहरों को फायदा होगा। शिरडी में हर साल आने वाले करोड़ों भक्तों को वंदे भारत ट्रेन के चलने से सहूलियत होगी, क्योंकि उन्हें रफ्तार और सुविधा एक साथ मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस महाराष्ट्र दौरे के दौरान छात्रों के साथ वंदे भारत ट्रेन में सफर करते भी नजर आए और छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को वंदे भारत से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। श्रद्धालुगण कृपया ध्यान दें, वंदे भारत ट्रेन मुंबई से सोलापुर और मुंबई से शिरडी रूट पर रवाना हो गई है, जो विरासत के साथ विकास के संकल्प को और मजबूत करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, जो भारत की 9वीं एवं 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। प्लेटफॉर्म से रवाना हुई ये ट्रेन साई भक्तों के लिए प्रधानमंत्री का वर्ल्ड क्लास तोहफा है। महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये दोनों ट्रेनें स्टेशन से अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गई। खास बात यह है कि ये दोनों ट्रेनें महाराष्ट्र के ज्यादातर धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेंगी।
ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करना हो, नासिक स्थित रामकुंड जाना हो, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी क्षेत्र का दर्शन करना हो, नई वंदे भारत ट्रेन, ये सब बहुत आसान होने वाला है। यानी अब शिरडी जाने वाले भक्तों का सफर सुहाना और पहले से ज्यादा आरामदायक हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साईं बाबा के भक्तों को रफ्तार की डबल सौगात दी है। पहली ट्रेन मुंबई सोलापुर ट्रेन है, जो देश में शुरू की जाने वाली 9वीं वंदे भारत ट्रेन है। फिलहाल इस रूट पर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन 7 घंटे 55 मिनट का समय लेती है, जबकि वंदे भारत 6 घंटे 30 मिनट में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरा रूट मुंबई से साईनगर शिरडी तक है, जो देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन का ये रूट धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा, यानी नासिक, त्र्यंबकेश्वर, साईनगर, शिरडी और शनि शिंगणापुर जाना आसान होगा। 2 वंदे भारत ट्रेन इस पूरे महाराष्ट्र राज्य में चलाई जानी है, जो सीएसटीएम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से होकर शिरडी तक जाएगी और दूसरी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से होकर सोलापुर तक जाएगी। ट्रेन जो है घाट सेक्शन पे बिना बैंकर के, सब ट्रेनें बैंकर से चलती हैं, राजधानी पुल से 2 लोगों से चलती थी, ये बिना बैंकर के ट्रेन चल रही है, ये एक खास बात है। भारत में ऐसा नहीं हुआ कि 2 ट्रेनें एक साथ एक ही दिन एक ही शहर से शुरू हुई हों, यहाँ वो हो रहा है। और चौथी बात जो है, ये ट्रेन काफी रिलीजियस जगहों को जोड़ रही है। नासिक साइड जाइए, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी साईं बाबा जी का धाम है, आगे इधर जाएंगे आप तो जो है सिद्धेश्वर है, पंढरपुर है, तो ये जो चीजें जगह हैं इस कारणों से ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ा रही है और इसका मकसद है कि मुसाफिरों को ट्रेन में रफ्तार के साथ सुविधा भी मिले। वंदे भारत ट्रेनों की सबसे खास बात है इसका अंदर का कंपार्टमेंट और उसकी स्पीड। वंदे भारत ट्रेन जो कि स्पीड में चलती है, तकरीबन 120 की आसपास की स्पीड सर ये चलती है, प्लस जो यात्री होते हैं वो एकदम आरामदायक सफर कर सकते हैं और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल भारतीय रेलवे में चलने वाली सभी ट्रेनों में से सबसे कम झटके वंदे भारत ट्रेन में लगते हैं और यात्री इस ट्रेन में बैठने के बाद हवाई यात्रा जैसा अनुभव ले सकते हैं। पूरे ट्रेन को जो है वो आधुनिक सुविधाओं के साथ लेस किया गया है। ड्राइवर जो इंजन होता है, ड्राइवर जहां पे बैठते हैं, लोको पायलट कहते हैं हम, उसको भी आधुनिक तरीके से प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। वहीं जो इसके आप डोर्स दे सकते हैं वो पूरे ऑटोमेटिक हैं। जैसे ही यात्री इसमें चढ़ जाते हैं या उसका टाइमर जिस तरीके से सेट होता है, तुरंत ही जो दरवाजे होते हैं वो उसके ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इससे एक चीज और भी होती है, जो दुर्घटना की आशंका होती है वो भी कम हो जाती है। ये ट्रेन देश की पहली इंटरस्टेट वंदे भारत है, जो महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन का बोझ कम करने में मददगार साबित होगी। पहली वंदे भारत ट्रेन है ये जो इंटरस्टेट चलेंगी। जो बाकी की वंदे भारत हैं, 8 वंदे भारत, वो इंटरस्टेट मतलब गुजरात से महाराष्ट्र तक जाती हैं, बाकी अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों तक जाती हैं। इससे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको एक फायदा और भी होगा, अगर उनको पूना जाना है, सोलापुर जाना है या शिरडी जाना है और जल्दी पहुंचना है, तो वंदे भारत सबसे ज्यादा उनको किफायती भी पड़ेगी और साथ ही साथ जो है आरामदायक सफर के साथ वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। जाहिर है श्रद्धालु महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर घूमना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों वंदे भारत सफर को तो आसान बनाएंगी, आरामदायक भी बनाएंगी। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी में पिछले कई दिनों से तैयारी हो रही थी, उसका आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस समिट को भारत की ग्रोथ का नया इंजन बताया जा रहा है। समिट में 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इस समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए ये लम्हा खास है और प्रदेशवासियों के लिए ये पल अनमोल है। निवेशकों का महाकुंभ लखनऊ में शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें उसी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की हैं, जिसकी तैयारियों में लखनऊ जी जान से जुटा था। सबसे बड़े निवेश के इस महोत्सव का शुभारंभ करने पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी को उम्मीदों का प्रदेश बताया। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उम्मीदें इस समिट से क्यों हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि निवेश के इस महामेले में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। 27 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव आया है और तो और 17,000 से ज्यादा MOU साइन भी हो चुके हैं। जाहिर है निवेश की ये पहल यूपी के लिए न केवल खास है बल्कि नई उम्मीदों के पूरा होने का रास्ता भी है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। निवेश के इस महामेले में यूपी को बहुत उम्मीदें हैं। राज्य सरकार को लगता है कि हाल फिलहाल यूपी की जो छवि बदली है उसका फायदा निवेशकों को जरूर होगा। उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।